हेलो दोस्त, कैसे हो आप? फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी 12वीं फेल बुक के पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि इससे पहले का पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो जाकर अभी सुनिए, इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। मेरे दोस्तों, ये बुक लिखा गया है अनुराग पाठक जी द्वारा। तो दोस्तों, मैं बसंती स्वागत करती हूँ आप सभी का संतोष रीडर यूट्यूब चैनल पर। तब चलिए अब ऑडियो बुक को सुनते हैं और जानते हैं इसके आगे का स्टोरी, यानी कि पार्ट 2 को। जून, गर्मी और उमस से भरे दिन। मनोज एक हाथ में थैला लटकाए रिश्ते के एक चाचा मूलचंद के साथ ग्वालियर की सड़क पर चला जा रहा है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह पसीने से तरबतर हो गया है, लेकिन उसका मन आशा से भरा है। मूलचंद चाचा अपने साले त्रिलोकी के कमरे पर पहुंच गए। चाचा ने अपने साले त्रिलोकी से कहा, त्रिलोकी, मनोज को अपने साथ रख लो। ये MLB कॉलेज से BA करेगा, तुम इसका एडमिशन करवा देना। त्रिलोकी MLB कॉलेज में BA सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने अपने जीजा मूलचंद को आश्वासन दिया, जीजा जी आप चिंता मत करो, मनोज को मैं अपने साथ ही रख लूंगा और इसका एडमिशन भी करा लूंगा। त्रिलोकी की बात से संतुष्ट होकर मूलचंद वापस चले गए। गणित से 12th में फेल होने के बाद मनोज ने दोबारा हेल्थ की परीक्षा आर्ट के इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र विषय लेकर 55% से पास कर ली थी। अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स आ गए थे। BA करने के लिए मनोज ग्वालियर आ गया। माँ ने उसे 2000 रुपए दे दिए थे। पिता पिछले 1 साल में केवल एक बार गाँव आए थे। दीपक ने थानेदार को 2000 रुपए देकर टेम्पो छुड़वा लिया था। वो अब भी जौरा से मुरैना टेम्पो चला रहा था। मनोज का एडमिशन MLB कॉलेज में हो गया। कॉलेज अचलेश्वर मंदिर के पास अंग्रेजों के जमाने की एक भव्य बिल्डिंग में लगता था। त्रिलोकी ने बताया कि यह कॉलेज ग्वालियर का सबसे अच्छा कॉलेज है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। मनोज इतने बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने के कारण अपने आप को खुशनसीब मान रहा था। त्रिलोकी का कमरा ललितपुर कॉलोनी में शंकर चौक के पास था। त्रिलोकी के घर से कॉलेज नजदीक ही था। मनोज त्रिलोकी के कमरे पर ही रहने लगा। कॉलेज में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। शुरू में सब विद्यार्थी एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे जाने पहचाने लगने लगे। मनोज ने देखा कि कॉलेज में 2 तरह के लड़के हैं। एक वे जो आसपास के गांव से आए हैं, शिव शंकर गुर्जर, रविकांत द्विवेदी इसी वर्ग के छात्र थे। दूसरा वर्ग उन लड़कों का था जो ग्वालियर के ही रहने वाले थे। आर्थिक रूप से ये लड़के गांव के लड़कों से अधिक समृद्ध थे। ये लड़के स्कूटर या हीरोपुक से काले जाते थे। मनीष द्विवेदी, संजय श्रीवास्तव, अमित दीक्षित और जगमोहन इस वर्ग के छात्र थे। इन छात्रों की एक खासियत और थी, ये सभी छात्र पहले गणित और बायोलॉजी के छात्र थे। PT और PMT में असफल होकर BA के मैदान में कूदे थे। आज क्लास खाली थी। पेड़ के नीचे चबूतरे पर इन दोनों ग्रुप के लड़कों का जमावड़ा था। सभी का परिचय आपस में हो तो चुका था, पर आज लड़कों के इतिहास पर चर्चा चल निकली। किसी ने पूछा तो मनीष द्विवेदी ने जवाब दिया, हेल्थ में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था। 70% आए थे मेरे, पर PMT में नहीं हुआ, इसलिए BA करने लगा। मैं अब PSC की तैयारी करूंगा। जगमोहन भी कम नहीं था। उसने कहा कि उसकी कॉलोनी के एक भाई साहब PSC की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वह भी PSC देगा। संजय श्रीवास्तव इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी था। वह लेक्चरर बनना चाहता था। अब मनोज की बारी थी। उसने सोचा कि यहाँ तो सभी लड़के होशियार हैं, अधिकतर तो 12th में फर्स्ट क्लास रहे हैं। वह तो एक बार 12th में फेल हो चुका है, दूसरी बार आर्ट के विषय से उसके 55% आए हैं। एक तो वो गांव से आया है, वैसे ही उसे ये शहरी लड़के सीरियसली नहीं ले रहे होंगे यदि वह ये बता दे कि 12th में आर्ट में उसके 55% थे और उसके पहले एक बार गणित में वह फेल हो चुका है, तो इतने होशियार लड़कों के ग्रुप में उसे बड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छे लड़कों का साथ ही उसकी तरक्की का रास्ता बनाएगा, ऐसा मनोज को लग रहा था। इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, हेल्थ मैंने भी गणित से किया है, पर मेरे परसेंट थोड़े कम रह गए थे, 65% आए थे।
मनोज की हिम्मत 70% तक नहीं पहुंच पाई। उसने 65% से संतोष किया और महसूस किया कि वह इस ग्रुप के नजदीक आ गया है। वह जानता था कि यहाँ कोई किसी की मार्कशीट नहीं देखेगा, इसलिए झूठ बोलने के बाद भी पोल खुलने का कोई खतरा नहीं है। एक अंतिम शहरी लड़के अमित दीक्षित ने तो जैसे धमाका दिया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, पीएससी का स्तर मेरे लायक नहीं है, मैं तो आईपीएस बनूंगा। मेरी पर्सनैलिटी पर तो पुलिस की वर्दी ही सूट करती है। रोमांच चाहता हूँ मैं लाइफ में। सब आश्चर्य से अमित का चेहरा देखने लगे। वहाँ खड़े अधिकांश लड़कों को अमित में भविष्य का वर्दी पहने पुलिस कप्तान नजर आने लगा। मनोज अमित की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तभी किसी की भारी आवाज लड़कों को सुनाई दी, आप लोग क्लास के वक्त यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं? सामने कॉलेज के प्रिंसिपल गोविंद प्रसाद शर्मा सर खड़े हुए थे। उनके शब्द कोमल किंतु भारी थे। जब कोई लड़का अपनी जगह से हिला डुला नहीं और किसी के मुंह से डर के मारे कोई आवाज नहीं निकली तो प्रिंसिपल सर ने फिर कहा, आप लोगों को इस समय क्लास में होना चाहिए। प्रिंसिपल सर कॉलेज में अनुशासन के कट्टर समर्थक थे। उनको सामने देखकर जब कोई भी कुछ नहीं बोला तो रविकांत द्विवेदी ने हिम्मत की, सर आज पॉलिटिकल साइंस के सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनका पीरियड खाली है। प्रिंसिपल सर जानते थे कि लड़के यदि इस तरह खुले मैदान में पेड़ नीचे चर्चा करते रहेंगे तो कॉलेज में जो क्लास चल रही है उनको व्यवधान होगा तथा इन लड़कों को भी फ्री समय में गप्पे लगाने का शौक लग जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल इस आदत को ही विकसित नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने सबसे कहा, आप लोग क्लासरूम में चलिए, मैं आता हूँ। क्लास में पहुंचकर मनोज ग्रुप के सबसे स्मार्ट और सबसे महत्वाकांक्षी लड़के अमित के साथ बैठ गया। उसकी इच्छा अमित से दोस्ती करने की होने लगी, लेकिन अमित ने गांव से आए दुबले पतले मनोज से मित्रता करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, बल्कि वह एक शहरी लंबे लड़के मनीष द्विवेदी के पास जाकर बैठ गया। प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए। उन्होंने बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया और लड़कों को सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला प्रश्न किया, क्या आप लोगों में से कोई मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है? सब चुप। गणित और बायोलॉजी में 12th पास लड़कों को मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ देर पूर्व आईपीएस बनने की इच्छा रखने वाले अमित दीक्षित को भी मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। सब तरफ सन्नाटा था। मनोज ने मार्क्स के बारे में 12वीं में पढ़ा था। मार्क्स के बारे में प्रिंसिपल साहब को बताकर वो न केवल क्लास की नजर में बल्कि प्रिंसिपल सर की नजर में भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता था। उसके लिए ये अच्छा मौका था। उसने हिम्मत करके अपना हाथ खड़ा किया तो प्रिंसिपल सर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। उन्होंने कहा, चलो, इतनी बड़ी क्लास में कोई तो है जो मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज ने प्रिंसिपल सर के साथ साथ पूरी क्लास को अपना नाम बताया, मनोज कुमार शर्मा। प्रिंसिपल सर ने कहा, बहुत बढ़िया, बताओ क्या जानते हो तुम मार्क्सवाद के बारे में? मनोज ने मार्क्स के बारे में बताया, सर दुनिया में अमीर और गरीब 2 वर्ग है। सुनता रहा। घंटी बजने पर क्लास समाप्त हो गई। मनोज को आज क्लास में पहचान मिल गई थी। रविकांत द्विवेदी और शिवशंकर गुर्जर ने उसे आज की प्रशंसा पर बधाई दी। प्रिंसिपल सर द्वारा की गई प्रशंसा से वो आज बहुत उत्साहित था। ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही तो उसका लक्ष्य है। रविकांत ने मजाक में कहा, मनोज यार, मुझे तो लगता है हम अलग अलग गांवों से आने वाले लड़के सर्वहारा वर्ग के हैं और ग्वालियर के मूल निवासी स्कूटर मोटर साइकिल से आने वाले लंबे और स्मार्ट लड़के पूंजीपति वर्ग के हैं। आज तुमने क्लास में सर्वहारा वर्ग की नाक ऊंची कर दी। रविकांत द्वारा की गई इस तारीफ से मनोज का चेहरा खुशी से चमकने लगा। ग्वालियर में मनोज के शुरुआती महीने स्थायित्व खोजने में ही बीत रहे थे। फीस और किताबों के बाद उसके घर से लाए हुए पैसे भी खत्म होने लगे। 3 महीने उसे त्रिलोकी के साथ रहते हुए हो गए थे। त्रिलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशव भी रहता था, इसलिए उस कमरे में 2 की जगह अब 3 लोग हो गए। एक कमरे में 3 लोगों के रहने से त्रिलोकी को कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उसके रूम पार्टनर केशव के विचार इतने सुलझे हुए नहीं थे। त्रिलोकी का रिश्तेदार होने के कारण
केशव मनोज से अलग कमरा लेने के लिए सीधे सीधे कह नहीं पा रहा था, लेकिन केशव चाहता था कि वह कहीं दूसरी जगह कमरा देख ले। केशव पीजीवी कॉलेज से बीएससी कर रहा था। वह ज्यादातर समय किताब हाथ में लिए बैठा रहता था। साइंस से बीएससी करने के कारण वो आर्ट से बीए करने वाले मनोज को पढ़ाई में अगंभीर और कमजोर मानता था। एक दिन केशव ने मनोज से कह ही दिया, मनोज तुम अपने लिए जल्दी अलग कमरा देख लो। 3 लोगों के एक कमरे में रहने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मनोज ने केशव को आश्वासन दिया कि वो जल्दी ही अलग कमरा किराए पर ले लेगा। लेकिन जब त्रिलोकी को इस बात का पता चला तो उसने मनोज से अलग रहने से मना कर दिया। त्रिलोकी ने केशव को आड़े हाथों लिया। केशव 3 लोग आराम से रह सकते हैं कमरे में। मनोज ग्वालियर में नया है, इसलिए पहली साल तो ये मेरे साथ ही रहेगा। त्रिलोकी ने मनोज को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए केशव से स्पष्ट कह दिया। त्रिलोकी के निर्णय के विरोध में केशव कुछ नहीं कह पाया, लेकिन वह मनोज से चिढ़ने लगा। एक सुबह त्रिलोकी किसी काम से अपने गांव चला गया। मनोज कॉलेज चला गया। केशव अकेला कमरे पर रह गया। कॉलेज में एक पीरियड खाली था। मनोज और संजय श्रीवास्तव ग्राउंड में एक बेंच पर बैठकर इंग्लिश विषय को बीए में चुनने को लेकर चर्चा करने लगे। संजय ने इंग्लिश के लाभ गिनाने शुरू किए। मनोज, आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत जरूरी है। मनोज इंग्लिश के नाम से ही घबराता था। उसने संजय से प्रतिवाद किया, लेकिन संजय पीएससी में तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। संजय ने दृढ़ता से कहा, पर जिंदगी में पड़ती है, और किसने कहा कि तुम पीएससी में सिलेक्ट हो ही जाओगे। अगर पीएससी में नहीं हुए तो हिंदी का झुनझुना तुम्हारा पेट भी नहीं भर पाएगा। इंग्लिश आपके लिए नौकरी के कई ऑप्शन खोल देती है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों की डिमांड ज्यादा होती है। मनोज ने जब ये यथार्थ सुना तो घबरा गया। उसने पीएससी में सिलेक्ट न हो पाने के बाद की परिस्थिति पर विचार नहीं। उसने बीए में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रखने का निर्णय ले लिया। आज चर्चा में शाम के 4 बज गए। कमरे पर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे पर ताला लगा हुआ है। वो वहीं बैठकर केशव का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसे केशव के एक दोस्त के बारे में पता था, जो पास ही रहता था। केशव के दोस्त के घर जाकर उसे पता चला कि केशव तो अपने गांव डबरा चला गया है। 11 ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोकी के कमरे का ताला अब भी बंद था। उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था। मनोज को ये समझ नहीं आ रहा था कि केशव जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कमरे की चाबी अपने साथ ले गया या गलती से चाबी उसकी जेब में पड़ी रह गई होगी। लेकिन कुछ भी हो, मनोज अब मकान मालिक के भय के कारण कमरे का ताला तोड़ नहीं सकता था। उसके लिए समस्या यह थी कि वह रात को कहाँ जाएगा। इतने बड़े शहर में इतने सारे मकानों के बीच एक लड़का रात को रुकने के लिए एक अदद छत ढूंढ रहा था, पर कोई आसरा उसे दिख नहीं रहा था। उसे भूख लगाई थी, पर उसकी जेब में 20 रुपए ही बचे थे। उसने एक छोले भटूरे के ठेले पर 20 रुपए के 2 छोले भटूरे खा लिए। अब बड़ी और भारी रात बितानी थी। मनोज को राजपूत बोर्डिंग में रहने वाला शिवशंकर याद आ गया। वह राजपूत बोर्डिंग चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि शिवशंकर बोर्डिंग में नहीं है, वह अपने गांव भिंड चला गया है। अब कोई रिश्तेदार या दोस्त पूरे ग्वालियर में मनोज का नहीं था जहां वह रात बिता सके। मनोज कॉलेज के बाहर अचलेश्वर मंदिर के पास बैठ गया। आज उसे महसूस हुआ कि रहने के लिए एक निश्चित कमरा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। वह देर तक फुटपाथ पर बैठे इन भिखारियों को देखता रहा। कमजोर औरतें, बूढ़े बीमार आदमी मैली गठरियों को अपने सर के पास रखे फुटपाथ पर सोने की तैयारी में थे। मनोज उन्हें देखकर अपना कष्ट भूल गया। वह तो आज पहली बार बेघर हुआ है। ये गरीब भिखारी तो रोज ऐसे ही रहते हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे? क्या इच्छाएं होंगी इनकी? इनके लिए सुख क्या होता है? 1-2 दुधमुहे बच्चे अपनी कमजोर माँ की छाती से चिपके हुए थे। क्या ये बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तब ऐसे ही फुटपाथ पर सोएंगे? अपने कष्ट को भूलकर वह इन तमाम प्रश्नों में डूब गया, पर उसे अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था।
सब भिखारी सो गए, पर मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। आज वो इन बेघर-बार भिखारियों का सहयात्री था। उसकी वेदना आज इन भिखारियों की वेदना से घुल मिल गई थी। उसे लगा कि क्या मैं कभी इस काबिल हो पाऊंगा जब इन लोगों के दुखों को दूर कर सकूं? सारी रात उसकी जागते हुए कट गई। अपने कष्ट को भूलकर वो रात भर इन गरीब और मजबूर लोगों के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने पास ही नल पर जाकर मुंह धोया पानी पिया और कटोरा तालाब के पार्क में जाकर बैठ गया। रात भर के जगे हुए मनोज को कटोरा तालाब की बेंच पर नींद आ गई। 2 घंटे सोने के बाद उसकी थकान कुछ कम हुई। अगले पूरे दिन वो कई बार रूम पर गया। हर बार मिलने वाला था। वह कॉलेज चला गया, लेकिन उसकी हिम्मत क्लास में जाने की नहीं हो रही थी। वो ग्राउंड में बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे मनोज ने विचार किया कि ऐसी तकलीफें तो आएंगी ही। इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इस विपरीत समय में भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। मुझे पढ़ाई करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अचानक उसने अपने भीतर हिम्मत महसूस की। वह उठा और तेज कदमों से क्लास की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसने लगातार 3 क्लास ली। उसने आज अपना ध्यान भूख और कमरे पर से हटाकर केवल पढ़ाई पर लगाया। कॉलेज खत्म हो गया। मनोज ने अपनी समस्या किसी को नहीं बताई। उसने तय किया कि वह किसी के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेगा। उसे लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर वो अपने जीवन में कुछ करने लायक बन पाएगा। उसे अब इस संघर्ष में अजीब सी संतुष्टि होने लगी थी। रात हो रही थी। 2 दिन से मनोज के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि अब यदि उसे भोजन नहीं मिला तो वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाएगा। चलते चलते वह ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के सामने पहुंच गया। होटल के काउंटर पर एक 30 साल का युवक बैठा था, जो सावित्री भोजनालय का मालिक था। उसने काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, भोजन मिल सकता है? मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मुझे मजदूरी के बदले आपके यहामनोज के इस वाक्य में कहीं से भी कोई निवेदन नहीं था, बल्कि भरोसा था, जैसे वह अपना हक मांग रहा हो। भोजनालय के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दुबले पतले मनोज के चेहरे पर दाढ़ी थी। ढीले ढाले पेंट शर्ट गंदे हो गए थे। चेहरा कमजोर था। आंखें अंदर को धंस गई थी। होटल मालिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, होटल में काम करने के लिए तो मेरे पास पहले से ही वर्कर। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज निराश नहीं हुआ। उसने किसी उम्मीद के भरोसे कहा, मेरे लिए भोजन जरूरी है। पैसे न होने के कारण मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लड़के खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे उधार भी खाते थे। कई बार उधार वापस मिलता भी नहीं था। कई बार लड़के पैसा न होने पर रोनी सूरत बनाकर फ्री में भी खा जाते थे। होटल मालिक लड़कों की रग रग से वाकिफ था, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज लगाई, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। मनोज के सामने दाल, आलू गोभी की सब्जी, 5 रोटी और चावल से सजी थाली आ गई। ये खाना खाने लगा। उसका दिमाग सुत्र हो रहा था। आज का भोजन साधारण नहीं था। भोजन पाने का आज का तरीका भी साधारण नहीं था। रोज कितनी आसानी से भोजन मिलता है, कितना कठिन हो सकता है पेट भर भोजन मिलना, ये आज मनोज को महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वह रोक रहा था। वो होटल मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो रहा था। भोजन करने के बाद वो होटल मालिक के पास गया, धन्यवाद। अब आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। होटल मालिक फिर से इस अजूबे से रूबरू हो रहा था, काम करने की जरूरत नहीं है। आपने खाना खा लिया है, आपको इसके बदले मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। तभी होटल में मनोज के कॉलेज का दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। होटल मालिक ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। कारण जानकर रविकांत द्विवेदी ने खाने के 30 रुपए निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए।
पर मनोज भोजन के बदले मजदूरी करने पर अड़ा रहा। इस सीन को अब होटल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था। एक दाढ़ी वाला कमजोर सा लड़का खाना खाने के बदले मजदूरी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। एक होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तैयार नहीं है। एक दूसरा लड़का थाली की कीमत 30 रुपए निकालकर अपने हाथ में पकड़ा है। बड़ा अजीब दृश्य था। निर्णय क्या होगा, किसी को नहीं पता। रविकांत द्विवेदी को भी नहीं पता था कि कॉलेज में सीधा सरल सा दिखने वाला मनोज इतना जिद्दी है। मनोज जैसे किसी नशे में बोल रहा था। उसका दिमाग जैसे एक जगह आकर अटक गया था। उसको नहीं पता था कि यह जिद उसके भीतर क्यों और कैसे आ गई। उसने होटल मालिक से फिर कहा, यदि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं यही खड़ा रहूंगा। आप होटल बंद कर देंगे तो होटल के बाहर खड़ा रहूंगा। तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप मुझे काम करने की अनुमति नहीं दे देते। 3 दिन सड़क पर बिताने के कारण उसे अभ्यास हो गया था। वह कह सकता था कि वो होटल के बाहर तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसे काम करने की अनुमति नहीं मिल जाती। होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। रविकांत द्विवेदी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। होटल में उपस्थित कुछ लोग इस दृश्य पर हंस रहे थे। कईयों को मनोज में एक बेवकूफ अथवा अति आदर्शवादी लड़का नजर आ रहा था। होटल मालिक ने हारकर नौकर से कहा, इन भाई साहब को अंदर ले जाओ, ये बर्तन साफ करेंगे। नौकरों को अजीब लगा। इस होटल में कई लोग फ्री खाकर चले गए, कई उधार खाकर वापस नहीं आए, पर होटल मालिक ने कभी किसी से बर्तन नहीं घुलवाए। होटल मालिक का ये व्यवसाय था, पर उसने कभी भी पढ़ने वाले लड़कों को पैसों के लिए परेशान नहीं किया। फिर भी उसका होटल उसे बहुत कमा कर देता था। पर आज होटल मालिक को इस नौजवान की जिद ने मजबूर कर दिया। होटल मालिक ने एक बार वही बात दोहराई तो नौकर मनोज को अंदर ले गया। मनोज ने अंदर जाकर आधा घंटे तक बर्तन साफ किए। रविकांत द्विवेदी होटल में बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करता रहा। मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। होटल मालिक अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर से बाहर आ गया। मनोज को उसने दरवाजे तक छोड़ा और जाते समय हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। मनोज ने होटल मालिक से हाथ मिलाया। होटल मालिक कुछ बोलना चाह रहा था पर बोल न सका। रविकांत द्विवेदी उसे अपने कमरे पर ले गया। 12। रविकांत ने मनोज से कहा, मनोज, तुम 3 दिन से तुम बाहर भटक रहे थे। तुम्हें एक बार अपनी परेशानी मुझे बताना तो चाहिए थी। मनोज रविकांत की बात सुनकर भावुक हो गया। उसने रविकांत से कहा, ये तो जीवन के अनुभव है जो मुझे मजबूत बनाते हैं। इसमें परेशानी कैसी? कितने ही लोग रात को खुली छत की नीचे सोते हैं, कितने ही भूखे पेट सोते हैं। इन 3 दिनों में मैं उस गरीब और दुखी वर्ग के और अधिक नजदीक पहुंचा हूँ, जिसे मार्क्स ने सर्वहारा की संज्ञा दी है। हमें अपनी निष्ठा इसी सर्वहारा वर्ग के पक्ष में रखनी चाहिए। समाज के सबसे निचले तबके के साथ जुड़ने का यही अनुभव मेरी ताकत है। उसने अपने पिछले 3 दिन के अनुभव का मेल प्रिंसिपल सर के मार्क्सवाद के लेक्चर से कर दिया। अगले 2 दिन वो रवि के कमरे पर ही रुका रहा। श्रीवास्तव की भांति रविकांत द्विवेदी भी इंग्लिश लिटरेचर में बीए कर रहा था। रविकांत का लक्ष्य किसी कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर बनना था। रविकांत के एक गुरुजी तिवारी सर नया बाजार में कमरा लेकर रहते थे। वे नया बाजार में ही एक हॉल किराए पर लेकर इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर की कोचिंग चलाते थे। रविकांत ने मनोज से कहा, तुम सबको छोड़ो, तिवारी सर को एक रूम पार्टनर की जरूरत है। उनके कमरे का किराया 500 रुपए है, आधे तुम देना। वे तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ा दिया करेंगे। मनोज को ये प्रस्ताव अच्छा लगा। वह त्रिलोकी के कमरे से अपना सूटकेस और दरी लेकर तिवारी सर के कमरे पर आ गया। तिवारी सर नाटे कद के 30 साल के युवा थे। वह काले रंग का मोटा चश्मा लगाए थे। कोचिंग में बैठे बैठे उनका पेट निकल आया था। वह कोचिंग पढ़ाकर आने के बाद थककर अपनी चारपाई पर आराम कर रहे थे। मनोज ने उन्हें इंग्लिश का गुरु मानते हुए उनके पैर छू लिए। उसे उम्मीद थी कि उसकी इंग्लिश अब सुधर जाएगी।
उसने अपनी दरी को जमीन पर बिछा लिया। अब गुरु व्यास पीठ पर और शिष्य उनके चरणों में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उसे एक स्थायी कमरा और एक योग्य इंग्लिश गुरु मिल गया। तिवारी सर को एक वर्कर मिल गया। अद्य मनोज की नई दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह 7 बजे दूध गर्म करके गुरुजी को देना, फिर कॉलेज जाने के पूर्व रोटी और सब्जी बनाना, शाम को फिर खाना बनाना। गुरुजी कोचिंग से थके हारे आते और आकर अपनी चारपाई पर लेट जाते। एक दिन शाम को उसने थके हारे गुरुजी से कहा, सर मुझे शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गुरुजी थकान महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ा देंगे, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम कर दो, मेरे तलवे दर्द कर रहे हैं, थोड़ा दबा दो। गुरु की सेवा करने में मनोज को कोई संकोच नहीं था। इस सेवा के द्वार से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा वह सोच रहा था। उसने गुरु की आज्ञा का पालन उनकी उम्मीद से भी बेहतर तरीके से करना चाहा। एक बाल्टी में गर्म पानी डालकर गुरु जी के पैर उसमें डाल दिए और रगड़ रगड़ कर तलवों की मालिश करने लगा। मालिश का आनंद लेते हुए गुरु जी ने उसे एक प्रस्ताव दिया, लिटरेचर से पहले ग्रामर और स्पीकिंग सीखना जरूरी है। तुम कल से मेरी क्लास में आना शुरू करो। एक काम करो, शाम को खाना बनाकर 7 बजे के बैच में तुम आ जाया करो। नया बैच है, सब तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियां हैं। मनोज को ये प्रस्ताव उपयोगी लगा। गुरुजी उसे फ्री में कोचिंग देने वाले थे, इसलिए उन्होंने नहाने के बाद अपने कपड़े धोना बंद कर दिए। मनोज बाथरूम में नहाने जाता तो पहले गुरुजी के चड्डी बनियान धोकर डाल देता। शाम को वो इंग्लिश की कोचिंग जाने लगा। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट इंग्लिश की पढ़ाई होती थी। शेष समय में इंग्लिश के नाम पर लड़के लड़कियों का जमावड़ा ही अधिक होता था। गुरुजी प्रेजेंट टेंस से क्लास शुरू करते थे और 3 महीने में पास्ट टेंस तक पहुंचते थे। गुरुजी इंग्लिश का अखबार या कोई मैगजीन ले आते थे जिसे लड़के लड़कियां पढ़ते थे और गुरुजी उसका अर्थ बताते थे। गुरुजी जानते थे कि इंग्लिश सीखना एक अनंत प्रक्रिया है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। धीमी गति से सीखने पर ही यह विदेशी भाषा समझ आ पाएगी। इसलिए गुरुजी को इंग्लिश सिखाने और बच्चों को सीखने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। 10 लोगों की क्लास में 4 लड़कियां थी और 6 लड़के थे। मनोज को क्लास में आते आते महीना भर हो गया, लेकिन वो अब तक प्रेजेंट टेंस भी ठीक से सीख नहीं पाया था। ही गोज, ही गो, ही इज गोइंग के प्रयोग में वह कोई बंधन नहीं मानता था। कुछ लड़के गुरुजी के यहाँ साल भर पढ़ते पर उपलब्धमेंट गुरुजी ने ही किया था, इसलिए प्रेम करने का पहला अधिकार गुरुजी अपना ही मानते थे। प्रत्येक वर्ष गुरुजी औसतन 2 या 3 प्यार करते थे। इस बैच में गुरुजी के लिए अभी तक कोई नया प्यार तैयार नहीं हुआ था। एक दिन एक लड़की ने गुरुजी से कहा, सर आज मोना का बर्थडे है। मोना केआरजी गर्ल्स कॉलेज से बीएससी कर रही थी। पुराने बैच बिना इंग्लिश सीखे अपना 1 वर्ष पूरा कर समाप्त हो चुके थे। उन बैचों में पनपने वाले गुरुजी के पिछले प्रेम भी शादी कर अपनी ससुराल जा चुके थे, इसलिए गुरुजी की मोना से प्रेम करने की जरूरत महसूस हो रही थी। पर मोना गुरुजी पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन गुरुजी पुराने खिलाड़ी थे, जन्मदिन प्रेम को प्रारंभ करने का बढ़िया मौका हो सकता है, ऐसा गुरु जी जानते थे। प्रेम के लिए उतावले गुरुजी ने क्लास में रेंगती हुई इंग्लिश को रोक दिया और एक लड़के से कहा, अरे आज मोना का बर्थडे है और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। गुरुजी ने एक लड़के को एसएस कचौड़ी वाले के यहाँ से सबके लिए जलेबी और कचौड़ी लाने के लिए भेज दिया। इन दिनों में मोना ने मनोज को देखना शुरू कर दिया था। उसका सीधापन मोना को भाने लगा था। मोना कॉपी, पेन, मैगजीन की अदला बदली के नाम पर उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगी थी। मोना ने उसे कचौड़ी देते हुए कहा, लीजिए। उसने मोना से कहा, हैप्पी बर्थडे। मोना ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स। मोना को लगा कि मनोज के हैप्पी बर्थडे कहने से उसका बर्थडे सचमुच हैप्पी हो गया है। गुरुजी के इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मनोज के अकाउंट में जा रहा था। गुरुजी बिजनेस में इस तरह के लॉस पहले भी देख चुके थे। मनोज और मोना के रास्ते अलग दिशा में थे, लेकिन एक दिन क्लास के बाद दोनों ने साथ चलने की हिम्मत की।
मनोज मोना से बात करने के लिए बातचीत का कोई सिरा ढूंढ रहा था। उसने मोना से साधारण सा प्रश्न पूछा, तुम बीएससी के बाद क्या करोगी? पीएससी की तैयारी करोगी क्या? नहीं, मैं तो शादी करूंगी। मोना ने मनोज की उम्मीद से उलट जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। मोना का घर जिस दिशा में था वह मोड़ आ गया था। मोना अपने घर जाने के लिए दानावली की गली में जाने लगी। मनोज वहीं खड़ा मोना को देखता रहा। जब मोना उसकी आंखों से ओझल हो गई तो वो वापस चला गया। एक दिन एक लड़के ने कोचिंग में सर से कहा कि कल मनोज का बर्थडे है, कल मनोज पार्टी देगा। क्लास का ये नियम बन गया था कि जिसका बर्थडे होता वह समोसा जलेबी की पार्टी क्लास में देता। लेकिन मनोज के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, मैं कल पार्टी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पार्टी में खर्च करने के लिए 50 रुपए नहीं हैं। मनोज ने अपना सच कह दिया। उसे सच कहने में कोई संकोच, कोई शर्म महसूस नहीं हुई। अगले दिन पार्टी के अभाव में किसी ने उसे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, लेकिन मोना समोसे और जलेबी ले आई थी। मोना द्वारा की गई मनोज की ये विशेष चिंता गुरुजी को असखर गई। गुरुजी ईर्ष्या में जलने लगे। उन्हें मनोज पर क्रोध आने लगा। क्लास के बाद मोना ने मनोज को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। ग्रीटिंग में लाल रंग का दिल बना हुआ था। ग्रीटिंग में मोना की सुंदर राइटिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे मन। मोना ने मनोज का पूरा नाम ग्रीटिंग कार्ड पर न लिखकर एक अलग नाम लिख दिया था, जिस नाम से इस पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं पुकारता था। मोना ही गुनगुनाती रहती थी ये नाम अपने मन में। रात को तिवारी सर कमरे पर आए। मनोज कुर्सी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। मोना का ग्रीटिंग कार्ड वही टेबल पर रखा हुआ था। कई महीने से वो तिवारी सर की सेवा कर रहा था, लेकिन आज तिवारी सर की ईर्ष्या चरम पर थी। उन्होंने क्रोध में जलते हुए मनोज से उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मनोज के द्वारा लाए गए हीटर और मटके में लात मार दी। हीटर और मटका टूट गया। तिवारी ने गुस्से में मोना द्वारा मनोज को दिया ग्रीटिंग कार्ड भी फाड़कर फेंक दिया और उसे कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दुस्खी मन से अपना सामान समेटने लगा। अपना सामान उठाकर जैसे ही वो बाहर निकला, तिवारी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। 13 मनोज कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया। पिता जब से गए थे तब से एक बार भी गांव नहीं आए थे, पर पिता ने इस बार कुछ पैसे घर भेज दिए थे, जिससे अब घर की आर्थिक परेशानी कुछ कम हो गई थी। दीपक अभी भी टेम्पो चला रहा था। माँ ने उसे वापस ग्वालियर जाते समय आगे के खर्चे के लिए 1000 रुपए दे दिए। बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा नजदीक थी। गांव से लौटकर मनोज जीवाजीगंज में नाले के पास बसी हुई बस्ती टोपे वाले मोहल्ले में रहने आ गया। जब से उसने तिवारी सर का कमरा छोड़ा, उसे मोना फिर कभी नहीं मिली। छोटे से ग्वालियर में और बड़ी सी दुनिया में फिर कभी मोना और मनोज एक दूसरे से नहीं मिले। टोपे वाले मोहल्ले में बस सबसे घुल मिल गया था। वह पड़ोसियों की तारीफ पाने की कोशिश करता रहता, इसलिए वो हमेशा पढ़ाई करता था। यहाँ तक कि रात को भी छत पर लैंप जलाकर पढ़ता। कई बार तो सुबह 4-5 बजे तक वह छत पर पढ़ता रहता। टोपे वाले मोहल्ले में कोई लड़का इस तरह पढ़ाई करने वाला नहीं था, इसलिए सभी पड़ोसी उसकी बहुत प्रशंसा करते। पड़ोसी महिलाएं अपने घुमक्कड़ और आवारा बच्चों को उससे सीख लेने लिए कहती। उसके पास ग्वालियर के समाज में सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई। इंग्लिश लिटरेचर में पासिंग मार्क्स आने के कारण उसका टोटल केवल 55% ही रहा। छुट्टियां गांव में बिताने के बाद सेकंड ईयर की पढ़ाई के लिए वो वापस ग्वालियर आ गया। दिसंबर में एक दिन जगमोहन ने उससे कहा, मनोज, क्या तुम विवेकानंद केंद्र के 3 दिन के युवा प्रेरणा शिविर में चलोगे? उसने जगमोहन से विवेकानंद केंद्र के बारे में और अधिक जानकारी चाही। जगमोहन ने बताया, यह एक समाज सेवी संगठन है जो युवा लोगों को देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी रुचि का काम है, तुम्हें जरूर चलना चाहिए। मनोज के लिए यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव था। यह केंद्र एक आश्रम जैसा था,
जो ग्वालियर की एक पहाड़ी पर स्थित था। लगभग 60 युवा लड़के और लड़कियां शिविर में 3 दिन रुकने वाले थे। वह भी 100 रुपए फीस देकर जगमोहन के साथ शिविर में पहुंच गया। शिविर के पहले दिन सुबह 5 बजे से शिविर की गतिविधियां शुरू हो गईं। सर्वे भवन्तु सुखिनः श्लोक पाठ से दिन की शुरुआत होती थी। फिर व्यायाम, नाश्ता, उसके बाद एक देश के महापुरुषों के जीवन पर प्रेरणादायक भाषण देने ग्वालियर के विद्वान वक्ता आते थे। शाम के चर्चा सत्र में युवाओं के ग्रुप बन जाते थे, जिसमें आतंकवाद, युवाओं की सही दिशा, नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर ग्रुप डिस्कशन होते थे। मनोज बढ़ चढ़कर सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता। उसे एक विस्तृत और योग्य समाज मिल गया, जहां से वह केवल बहुत कुछ सीखना चाहता था, बल्कि उस योग्य समाज को अपनी योग्यता से प्रभावित करना चाहता था। यहाँ तक कि वे कवि हैं और ग्वालियर के किसी स्कूल में प्रिंसिपल है। उन्होंने विवेकानंद जी के जीवन पर जैसा भाषण दिया वैसा मैंने कभी नहीं सुना। मैं तो पवित्रता से भर गया हूँ। विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने आप को कमजोर मानने से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ। असीम शक्ति मेरे भीतर भर गई है। देश से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है और देशभक्ति से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। यहाँ आकर मैंने संकल्प ले लिया है कि देश सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मनोज विवेकानंद केंद्र के काम, उसकी विचारधारा एवं वहाँ के कार्यकर्ताओं से सम्मोहित सा हो गया था। जगदीश तोमर जी ने एक प्रोजेक्ट सबके सामने रखा, जिसमें अगले रविवार घर घर जाकर सर्दियों के कपड़े इकट्ठा करने थे और उन्हें गरीब जरूरतमंदों को देना था। उसने अभी तक देशभक्ति के केवल भाषण सुने थे, पर यहाँ वह देशभक्ति कार्य रूप में बदल रही थी। शिविर समाप्त हो गया। मनोज को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का प्रमाण पत्र मिला, जिस कारण उसे अपने विचार शिविर में व्यक्त करने का मौका मिला। उसने अपने भाषण में ये संकल्प लिया कि वो हमेशा ईमानदार रहकर देश की सेवा करेगा। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर उसके भावनात्मक संकल्प की प्रशंसा की। इन प्रशंसात्मक तालियों से वो आत्मविश्वास से भर गया। अगले रविवार उसने कपड़े एकत्रित कर बांटने का काम किया। वापस आकर उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने खूब कपड़े इकट्ठे किए। किसी ने सम्मान किया, किसी ने अपमान, पर गरीबी को देखकर मन बहुत आहत हुआ। लोग किस तरह से टूट पड़ते थे कपड़ों पर। हे भगवान, क्या होगा इनका? तोमर जी ने ठीक ही कहा कि घर घर जाकर समाज के लिए कुछ मांगने से हमारा ईगो खत्म होता है और हम ये सीख जाते हैं कि समाज ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में ये अब क्लियर हो गया था कि उसे देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। उसने विवेकानंद केंद्र में प्रशिक्षण के बाद मिले प्रमाण पत्र को पूजा की अलमारी में भगवान की मूर्ति के ऊपर सजा के रख दिया। 14 मनोज ने कोर्स की किताबों को किनारे कर दिया और विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी सेकेंड ईयर की परीक्षा नजदीक आ रही थी, लेकिन उसके भीतर देश सेवा की आग लग चुकी थी। उसे लगा कि इसके लिए विवेकानंद केंद्र से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पीएससी का विचार पीछे छूटने लगा। उसके स्थान पर अब उसके मन में विवेकानंद केंद्र में आजीवन कार्य करने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही थी। उसने बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे दी। सेकेंड ईयर में भी वो सेकेंड डिवीजन से पास हो गया। इंग्लिश लिटरेचर में उसके फिर से पास होने योग्य अंक ही आ पाए थे। मनोज छुट्टियों में गांव चला गया। वापस आकर फाइनल ईयर की तैयारी करने लगा। सितंबर में एक बार फिर वो विवेकानंद केंद्र के शिविर में हो आया। इस बार 15 दिन का शिविर था। वह शिविर से पूरी तरह चार्ज होकर वापस आया। वापस आकर उसने विवेकानंद का साहित्य पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, विवेकानंद को पढ़ने का प्रयास किया, जरा सा 6-7 किताबें पढ़ी है बस। अब इसके आगे मुझ में दम नहीं, बिल्कुल साहस नहीं कि आगे पढ़ सकूं। मन में आग लगी है, तन जल रहा है। उठते बैठते हर समय विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता बनने की अदम्य इच्छा उभर रही है। ये इच्छा कुछ इस कदर बलवती हो रही है कि मुझे वह दिन दूर नहीं लगता
जब मैं स्वयं को राष्ट्र को समर्पित कर दूं। इस नई मंजिल के आकर्षण से उसके मन में 10-15 दिनों तक खलबली मची रही। मनोज के पैसे खत्म हो गए। वो गांव चला गया। माँ और छोटी बहन रजनी गांव में नहीं थी। कई महीनों से पिता के गांव न आने से परेशान माँ रजनी को लेकर पापा की खबर लेने डिंडोरी चली गई थी। वह राकेश के घर चला गया। वह अपने मन के द्वंद्व को राकेश के सामने खोलकर रख देना चाहता था। उसने पीएससी की परीक्षा देने के स्थान पर विवेकानंद केंद्र ज्वाइन करने का विचार राकेश को बताया। उसकी बात सुनकर राकेश गंभीर हो गया। उसने मनोज से पूछा, तो अब तू पीएससी की तैयारी नहीं करेगो? मनोज ने कहा, मेरा लक्ष्य देश की सेवा करना है। इस देश के जरूरतमंद लोगों के प्रति मैं खुद को समर्पित कर देना चाहता हूँ। राकेश ने फिर पूछा, तो तू घर छोड़ देगो? मम्मी, पापा, दीपक, छोटी बहन रजनी सबे छोड़ के गरीब की सेवा करेगो? मनोज अभी भी विवेकानंद केंद्र के प्रभाव में डूबा हुआ था। उसने कहा, मेरे लिए ये पूरा देश ही मेरा घर है। राकेश के लिए अब मनोज को समझाना कठिन हो रहा था। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। तेरे बाप को तो तू जानता है। अगर तू भी घर से भनी गयो तो रजनी को ब्याह कौन करेगी? घर कौन संभालेगो? मेरे लिए देश की हर लड़की मेरी बहन है। हर महिला मेरी माँ है। मनोज पूरे जोश में था। उस पर राष्ट्र सेवा का भूत सवार था। राकेश भूत उतारने के लिए झाड़ फूंक में व्यस्त था। राकेश, क्या एसडीएम, थानेदार जनता की सेवा नहीं करते? एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने कैसे 2 मिनट में थानेदार के झूठे केस से मुकेश को बरी कर दिया था? वो समाज सेवा ना हती? आज जिसके पास ताकत है वही जनता को न्याय दिला सकता है। यदि थानेदार ईमानदार होता तो तेरा टेम्पो पकड़ता? ना पकड़ता। पुलिस, कचहरी, थाने में अच्छे और ईमानदार लोगों की जरूरत है और तू पीएससी छोड़बो चाह रही है। पढ़बे की दम ना बची का? बहाने ना बना। राकेश का यथार्थ कड़वा होता जा रहा था। मनोज की योग्यता को ललकार रहा था राकेश। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीधा सरल राकेश उसके पीएससी छोड़ने के फैसले से इतना उम्र हो सकता है। राकेश ने देखा कि दुश्मन घायल हो गया है, तभी उसने दूसरा वार किया। मनोज, तुझे क्या लगता है घर छोड़ छाड़ के संत महात्मा बन के ही देश की सेवा होत है? मास्टर, दुकानदार, पुलिस को सिपाही, किसान मजदूर जे देश की सेवा नहीं कर रहे? जो आदमी अपनो काम ठीक ढंग से कर रहो वो देश की सेवा कर रहो। जो अपनो काम ईमानदारी ते नहीं कर रहो वो देश की सेवा नहीं कर रहो। चाहे वो फिर कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे किसी मत को महंत। देश की सेवा करने के लिए पीएससी में पास होना जरूरी है। तुझे एसडीएम बन के ही देश की सेवा करना चाहिए। नहीं तो ऐसे मठ आश्रम में अपनी जिंदगी से भागने वाले तमाम लोग टाइम काट रहे हैं। काशी, वृंदावन, प्रयाग में कई अपराधी पुलिस से बचने के लिए साधु बने बैठे हैं। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि राकेश उसे ध्वस्त करने की तैयारी करके बैठा है, पर उसके दिमाग में राकेश ने हलचल मचा दी। उसने अपने मन की दशा को समझते हुए और अपने डगमगाते हुए संकल्प को विराम देते हुए राकेश से कहा, राकेश, मेरा उद्देश्य किसी भी तरह देश की सेवा करना है। तू सही कह रहा है। पीएससी की तैयारी से भागना कायरता होगी। लोग यही कहेंगे कि मुझ में परीक्षा पास करने की दम नहीं थी, इसलिए तैयारी छोड़ दी। मुझे पहले अपनी योग्यता एवं क्षमता को जांचना है, इसलिए मैं पीएससी में सिलेक्ट होकर ही देश की सेवा करूंगा। मनोज ने फिर से अपनी छूटी हुई राह थामने का निर्णय ले लिया। उसका द्वंद्व समाप्त हो गया। पीएससी में सफल होना ही एकमात्र लक्ष्य था अब उसका। माता पिता के डिंडोरी से न आने के कारण मनोज माता पिता से मिलने डिंडोरी चला गया। डिंडोरी में एक सरकारी क्वार्टर में माता पिता और रजनी रह रहे थे। पता चला कि पिता सस्पेंड हो चुके हैं। पिता को आधा वेतन ही मिलता है, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। पूछने पर पिता ने कहा, मैं डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद कर दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ईमानदार हूँ। वे सब बेईमान हैं। मैं सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मैंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। मुझे हाई कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है।
माँ ने पिता के इन उदारों का विरोध किया, इनसे नौकरी ना हो पावते। दुनिया नौकरी कर रही है कि जे अनोखे नौकरी कर रहे हैं। बस लड़बो जानते। उल्टो सीधो बोल आवते अधिकारी से। भरी मीटिंग में अपनी चप्पल निकाल के मार दई डिप्टी डायरेक्टर खोन कर दये सस्पेंड। पिता को माँ के द्वारा किया गया यह रहस्योद्घाटन पसंद नहीं आया। पिता ने माँ को डांटते हुए कहा, तू कछु ना जानती। गरीब किसान को पैसा बेईमानी से खा रहे हैं सब। वे जूता से ही मानते। माँ आज रुकने वाली नहीं थी, उनको कछु ना बिगड़ो। बर्बाद तो हम हो रहे हैं। मोड़ा के पास फीस भरवे को पैसा ना है। जा मोड़ी को ब्याह करोगे कि नहीं? माँ की बातों का पिता पर कोई असर नहीं हुआ। इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मनोज ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ गया वापस जाने के लिए। वह रास्ते भर सोचता रहा, कब तक, आखिर कब तक लड़ेंगे पापा? आपको दबाना ज्वालामुखी को दबाना है। मनोज अपने पिता के संघर्ष से प्रभावित हो रहा था। 15 मनोज बीए फाइनल के लिए वापस ग्वालियर आ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि पीएससी की परीक्षा के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े। पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा कैसे निकाली जाती है, ये रणनीति ही अभी उसने नहीं सौखी थी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तो फिर बहुत दूर की बात थी। उसके आसपास कोई भी ऐसा सीनियर नहीं था जिसने पीएससी की परीक्षा पास की हो। उसे अभी तक पूरे ग्वालियर में ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला था जो पीएससी की गंभीर तैयारी कर रहा हो। इस कारण वह पीएससी के लिए अभी तक दिशाहीन पढ़ाई ही कर रहा था। एक दिन कॉलेज में जगमोहन ने मनोज से कहा कि उसके एक परिचित सीनियर हैं जिनका इस साल की पीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो गया है और वह मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मनोज उन सीनियर से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। दीनदयाल नगर में किराए के एक कमरे में वह भाई साहब रहते थे। मनोज और जगमोहन उनके कमरे पर पहुंच गए। दोपहर के 2 बज चुके थे। दरवाजा अंदर से बंद था। जगमोहन ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक जगमोहन की नजर दरवाजे पर चिपकी एक स्लिप पर पड़ी, जिस पर भाई साहब का टाइम टेबल लिखा था। सुबह 8 से 1 पढ़ाई, 1 से 2 भोजन, 2 बजे से 3 आराम, कोई दरवाजा न खटखटाए। 3 से 7 पढ़ाई, 7 से 8 भोजन, 8 से 9 टहलना, 9 से 12 पढ़ाई। जगमोहन ने जोर से स्लिप की इबारत पढ़ी। टाइम टेबल के अनुसार ये समय भाई साहब के आराम करने समय था, इसलिए दोनों ने 3 बजे तक गेट के पास बैठकर और बाहर टहलकर अपना वक्त गुजारा। ठीक 3 बजे भाई साहब का दरवाजा खुला। दरवाजे पर परिचित जगमोहन को देखकर दोनों लोग किताबें, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल सरकाकर पलंग पर बैठ गए। भाई साहब ने अपना सर घुटिया लिया था। जगमोहन को घुटा हुआ सर देखकर भाई साहब के परिवार में किसी के मरने की आशंका हुई। उसने भाई साहब से पूछा, भाई साहब क्या घर में गमी हो गई है? भाई साहब को शायद इस तरह के प्रश्न दूसरों ने पहले भी पूछे थे। वह इस प्रश्न के अभ्यस्त थे। उन्होंने अपने सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, नहीं, बालों से पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था, इसलिए कटा दिए। मनोज को समझ नहीं आया कि बाल कैसे पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकते हैं। भाई साहब दोनों के चेहरों पर चिपके प्रश्न चिन्ह पहचान गए। अरे, बालों के कारण रोज नहाना पड़ता था। अब किसके पास रोज नहाने का टाइम है? नहाने के बाद भी बाल सुखाओ, तेल, कंघा, हजार झंझट है। अब पढ़ाई करें या ये सब करें, इसलिए बाल ही कटा दिए। भाई साहब की तपस्या देखकर मनोज आश्चर्यचकित रह गया। इतनी खतरनाक पढ़ाई उसने पहले कभी किसी की नहीं देखी थी। अपनी अब तक की पढ़ाई भाई साहब की फैली हुई किताबों के सामने मनोज को बौनी लग रही थी। मनोज ने पूछा, भाई साहब प्रीलिम्स में आपका क्या विषय है? भाई साहब ने कहा, इतिहास। मनोज का भी एक विषय इतिहास था। उसे लगा कि भाई साहब से पीएससी की तैयारी का अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। उसने भाई साहब से प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इतिहास की किताबों के नाम पूछे। भाई साहब ने भारतीय इतिहास की 10 किताबों और 3-4 गाइड के नाम लिखा दिए। प्रीलिम्स परीक्षा के दूसरे जरूरी विषय सामान्य अध्ययन के लिए किताबों के नाम लिखा दिए। मनोज ने भाई साहब से पीएससी की पढ़ाई करने की रणनीति के बारे में पूछा तो भाई साहब ने बताया,
यदि सिलेक्ट होना है तो रोज 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोना, खाना पीना सब भूलना पड़ेगा। दोस्ती यारी, घूमना फिरना, फिल्में, तमाशे, शादी विवाह, रिश्तेदारी सबसे दूर रहना पड़ेगा। भाई साहब ने पीएससी के लिए तपस्या करने का भयावह चित्र खींच दिया। मनोज इस चित्रण से घबरा गया। उसने भाई साहब से पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं? भाई साहब ने उसकी शक्ल देखी और हंसते हुए कहा, पीएससी में नायब तहसीलदार, ब्लॉक ऑफिसर या सेल टैक्स इंस्पेक्टर आदि बनने के लिए 5 से 7 साल लग जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर तो भाग्य से विरले लोग ही बनते हैं। जीवन के सारे सुख त्याग कर लगातार 5 साल रोज 18 घंटे पढ़ने के बावजूद भाई साहब डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना नहीं देख पा रहे थे। भाई साहब ने डिप्टी कलेक्टर बनने की जिम्मेदारी भाग्य को सौंप दी थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या पीएससी सच में इतनी कठिन है जितनी भाई साहब बता रहे हैं। मनोज तो सोच रहा था कि 1-2 साल में मेहनत करके वो पीएससी निकाल लेगा, पर भाई साहब ने तो अलग ही समय सीमा तय कर दी। मनोज के साथ आए जगमोहन के मन में भी शायद यही बात चल रही थी। उसने भाई साहब से कहा, भाई साहब मुझे लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल में मेहनत करके पीएससी की परीक्षा पास कर लूंगा। शुरू में मुझे भी यही लगता था जग्गू, पर ऐसा होता नहीं है। भाई साहब ने कहा। 3:30 पर ठीक आधा घंटे के बाद भाई साहब ने अपनी इतिहास की किताब उठा ली और पढ़ने लगे। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भाई साहब ने बोलना बंद कर दिया, जैसे रिकॉर्ड की हुई कैसेट में भरी हुई रिकॉर्डिंग खत्म हो गई हो। जगमोहन ने दरवाजे पर लगे टाइम टेबल को देखा तो उसमें 3:30 बजे इतिहास पढ़ने का वक्त था। घड़ी की सुई 3:30 बजा रही थी। भाई साहब ने इतिहास की किताब खोल ली थी। मनोज समय की इस पाबंदी से हतप्रभ रह गया। दोनों लड़के खड़े हुए और भाई साहब को नमस्ते करके कमरे के बाहर निकल आए। भाई साहब ने अपनी किताब में नजर गड़ाए दोनों को बस अपनी गर्दन हिलाकर विदा कर दिया। गाइस, ये था 12वीं फेल का सेकंड पार्ट। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं सुना तो जाइए चैनल चेकआउट कीजिए, और अगर आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।